हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ने वाले हैं जी। हम लोग बहुत ही डीप में जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। इसका डेप्थ तक जाकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जनरल नॉलेज हमारे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी और अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है जी, एंजाइम। एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड, सी प्रोटीन, डी एमिनो अम्ल। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है जी? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। अभी हम लोग जाने कि एंजाइम क्या है जी। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जी, हमारे शरीर की ग्रंथि रस स्रावित करते हैं। हमारे शरीर के ग्रंथि क्या स्रावित करते हैं? रस स्रावित करते हैं, जो एंजाइम कहलाते हैं। हम लोग अभी एंजाइम के बारे में जाने कि एंजाइम किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर की ग्रंथि रस स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं? रस स्रावित करते हैं, जिसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लार ग्रंथि से टाइलिन माल्टाज एंजाइम निकलता है। लार ग्रंथि से कौन कौन एंजाइम निकलता है? तो लार ग्रंथि से टाइलिन माल्टोज एंजाइम निकलता है। ठीक है। अगर इसी को पूछे कि टाइलिन माल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो लार ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है जी? लार ग्रंथि से। या फिर पूछा जाए कि लार ग्रंथि से क्या निकलता है, तो लार ग्रंथि से टाइलिन या माल्टोज एंजाइम निकलता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जी, टाइलिन को मड यानी श्वेत रस भोज्य पदार्थ से प्रक्रिया कर के मोल्टाज प्राप्त होता है। ठीक है। टाइलिन मड है यानी कि श्वेत रस। टाइलिन मड मतलब श्वेत रस। टाइलिन को मड यानी श्वेत रस भोज्य पदार्थ से प्रक्रिया करके, भोजन के पदार्थ से प्रक्रिया करने के बाद मोल्टाज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मोल्टाज। कब प्राप्त होता है? भोजन से प्रक्रिया करने के बाद। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अग्नाशय से ट्रिप्सन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय से कौन एंजाइम निकलते हैं जी? अग्नाशय से ट्रिप्सन, इमाइलेज या लाइपेज आदि एंजाइम निकलते हैं। ठीक है। या फिर पूछा जाएगा कि ट्रिप्सन, इमाइलेज या लाइपेज आदि एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, तो ये निकलते हैं अग्नाशय से। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कान की कितनी हड्डियाँ होती है? हमारे कान में कितनी हड्डियाँ होती है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका जवाब फटाफट बताएं। जी हाँ, मेरा सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 6। कान की कितनी हड्डियाँ होती है? तो कान की 6 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है जी? 6 हड्डियाँ होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि कान में 6 हड्डियाँ होती है। ठीक है। अगला पॉइंट को देखते हैं।
मेरा अगला पॉइंट है जी, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। जो मानव का शरीर होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है? मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। बच्चे में 208 हड्डियाँ होती है। बच्चे में कितनी हड्डियाँ होती है? 208 हड्डियाँ होती है। 2 हड्डियाँ जवान होने के बाद आपस में मिल जाती है, ठीक है। 2 हड्डियाँ जवान होने के बाद आपस में मिल जाती है, इसीलिए वयस्क होने पर मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है जी? खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती है, जिसमें 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित करती है। 8 अस्थि यानी कि 8 हड्डी एक साथ मिल करके मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क को चारों तरफ से 8 हड्डियाँ एक साथ मिल करके उसको घेरे रहते हैं, जिससे मस्तिष्क को सुरक्षा प्राप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों हाथ और दोनों पैर में दोनों हाथ और पैर मिलाकर 118 अस्थियाँ होती है। कितनी अस्थियाँ होती है जी? 118। दोनों हाथ और दोनों पैर को मिला देंगे तो 118 अस्थियाँ होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, तलवा में 10 हड्डियाँ होती है। जो तलवा होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है? 10 हड्डियाँ होती है, जिसे मेटाटार्सल्स कहते हैं, ठीक है। मेटाटार्सल्स किसे कहते हैं? तो मेटाटार्सल्स तलवा की हड्डियाँ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं जी? तलवा की हड्डियाँ को बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, घुटना में दो हड्डियाँ होती है। घुटना में कितना हड्डियाँ होती है जी? 2 हड्डियाँ होती है, जिसे पटेला कहते हैं। पटेला किसे कहते हैं? तो पटेला घुटना की हड्डियों को बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कान की 6 हड्डियाँ निम्न है, ठीक है। हमारे कान में 6 हड्डियाँ कौन कौन पाए जाते हैं? तो वो हैं मैलियस, इनकस और स्टेपिज, ठीक है। कान में कितने तरह की हड्डियाँ पाए जाते हैं? तो कान में 3 तरह के हड्डियाँ पाए जाते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिज, ठीक है। मैलियस की 2 हड्डी पाई जाती है, इनकस के 2 हड्डी और स्टेपिज की 2 हड्डी। टोटल मिलाकर मानव के कान में 6 हड्डियाँ होती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थियों के सिरों पर पाया जाने वाला इलास्टिक भाग उपस्थित कार्टिलेज द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। अस्थियों के सिरों पर, जो अस्थि होते हैं, जो हड्डी होते हैं, उसके सिरों पर पाए जाने वाला इलास्टिक भाग, जो इलास्टिक भाग उपस्थित होता है, जो इलास्टिक भाग होता है वह उपस्थित यानी कि कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है जी? कार्टिलेज से बना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जी, स्टेपिज, ठीक है। स्टेपिज कर्ण हड्डी सबसे छोटी होती है। स्टेपिज हड्डी जो कान की हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। वो कौन सी हड्डी है? तो वो हड्डी स्टेपिज हड्डी है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को जोड़ता है, ठीक है। अस्थियों को कौन जोड़ता है जी? अस्थियों को तंतुमय ऊतक जोड़ता है, लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को जोड़ता है लिगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। या फिर बोले कि लिगामेंट किसे कहते हैं? लिगामेंट किसे कहते हैं? तो तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, टिपिया, फिबुला
पक्षियों में नहीं पाई जाती है। क्या पक्षियों में नहीं पाई जाती है? तो टिबिया फिबुला पक्षियों में नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फीमर, ठीक है ना। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है जी? तो फीमर मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, जो नितंब संधि बनाने के लिए एसीटेबुलम से जुड़ी रहती है, ठीक है। कौन संधि बनाने के लिए? नितंब संधि बनाने के लिए एसीटेबुलम से जुड़ी रहती है। घुटने पर यह अस्थि टिबिया से जुड़ती है, ठीक है। घुटना पर यह अस्थि किससे जुड़ता है? तो घुटना पर यह अस्थि टिबिया से जुड़ता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पौधों में जाइलेम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? ठीक है। ऑप्शन ए पानी, बी खाद्य, सी पानी और खाद्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब फटाफट दें। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या है जी? ऑप्शन ए यानी पानी, ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पानी। पौधों में जाइलेम ऊतक पानी पदार्थ का संवहन करता है, ठीक है। पानी जो है वो पदार्थ का संवहन करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों में जाइलम ऊतक पानी एवं खनिज लवण का संवहन करते हैं। पौधे में जो जाइलम ऊतक होते हैं, कौन सा ऊतक? जाइलम ऊतक, वो पानी एवं खनिज लवण को संवहन करते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम। जाइलम इसे प्रायः कास्ट या वुड भी कहते हैं, ठीक है। जाइलम को हमेशा क्या बोला जाता है? जाइलम को हमेशा कास्ट या वुड बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने में मदद करता है। जाइलम क्या करता है जी? जाइलम जो होता है यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने में मदद करती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। फ्लोएम, यह भी संवहन ऊतक है। फ्लोएम कौन सा ऊतक है? तो फ्लोएम संवहन ऊतक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना होता है, ठीक है। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है जी? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना, या फिर बोला जाए कि पौधों के अन्य भागों में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है, ठीक है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है जी? तो फ्लोएम पहुंचाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय की गिनकर की जाती है, ठीक है। पौधों की आयु की गणना किससे कहा जाती है? जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय की गिनकर ही किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इंड्रोक्रोनोलॉजी, पौधों की आयु के निर्धारित की विधि है, ठीक है। पौधों की आयु के निर्धारण की विधि कौन है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है जी। क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधों की आयु के निर्धारण की विधि है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? प्याज में निम्न में से किस में खाद्य जमा होता है? ऑप्शन ए
वायवी तना, बी मूल जड़, सी सल्क पत्र, डी कली। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दें। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सल्क पत्र। प्याज में सल्क पत्र खाद्य पदार्थ जमा होता है। ठीक है, पदार्थ में सल के पत्र में खाद्य पदार्थ जमा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है प्याज में सल के पत्र में खाद्य पदार्थ जमा होता है। कहाँ खाद्य पदार्थ जमा होता है जी? सल्क पत्र में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 16। ठीक है, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अस्टेकेरिन्स में गुणसूत्र की संख्या 1300 से 1600 तक होती है। ठीक है, एस्केरिन्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1300 से 1600 तक। या फिर बोला जाए कि 1300 से 1600 तक गुणसूत्रों की संख्या किस में होती है? तो एस्केरिन्स में। किस में होती है? एस्केरिन्स में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, लौंग मसाला किससे प्राप्त होता है? तो लौंग मसाला फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, फूल की जो कली होती है उससे लौंग मसाला प्राप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है केसर मसाला। ठीक है, सैफरोन स्पाइस बनाने में पौधों का वर्तिकाग्र स्टिग्मा भाग काम में लाया जाता है। ठीक है, कौन सा भाग काम में लाया जाता है जी? तो वर्तिकाग्र स्टिग्मा भाग। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है हेरोइन यानी अफीम। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। ठीक है, अफीम किससे प्राप्त होता है जी? हेरोइन अफीम किससे प्राप्त होता है? तो पोस्ता से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से प्राप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी हार्मोन, सी अस्थि मज्जा, डी हृदय। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दें। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अस्थि मज्जा। ठीक है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा में से अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा द्वारा। अस्थि मज्जा द्वारा किसका निर्माण होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, फाइब्रिनोज नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, जो क्या करता है जी? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन मदद करता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण यकृत में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण यकृत में होता है। कहाँ निर्माण होता है? यकृत में। ये हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से मदद करता है। क्या करता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर रक्त को कौन नहीं जमने देता है?
तो हिपैरिन नामक प्रोटीन रक्त को नहीं जमने देता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण यकृत में होता है। अब आज के लिए इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आप इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं या आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।